नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक नियुक्ति मामले में प्रक्रिया के दुरुपयोग के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका अस्वीकार की। भारत वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने के लिए तैयार है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ALUAV के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में संशोधन किया गया और प्लास्टिक समझौते का शुभारंभ करने वाला भारत प्रथम एशियाई देश बनेगा। और अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक नियुक्ति मामले में प्रक्रिया के दुरुपयोग के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका अस्वीकार की। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग की भागीदारी के बिना स्वयं ही उसकी नियुक्ति करने की अनुमति के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना अस्वीकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी थी कि पुलिस राज्य सूची का विषय है और समिति का गठन करने के लिए यूपीएससी को प्रदान की गई शक्ति शासन के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने 7 निर्देश दिए, जिसमें कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए, डीजीपी को 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल प्रदान किया जाए, एसपीज और एसएचओज के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल निश्चित किया जाए, जांच या अन्वेषण एवं कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग अलग किया जाए, पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए, राज्य और जिले स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किए जाएं और केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार पर एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए ये आदेश दिया था कि राज्यों को डीजीपी पद के उम्मीदवारों के नाम यूपीएससी को भेजना आवश्यक है। यूपीएससी द्वारा वरिष्ठता, अनुभव, सेवा रिकॉर्ड और अन्य मानदंडों के आधार पर योग्य नामों में से 3 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा शीर्ष 3 उम्मीदवारों में से किसी एक का चयन किया जाता है, लेकिन नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार की कम से कम 6 माह की सेवा अवधि शेष होनी चाहिए। प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद। न्यायालय ने पुलिस प्रणाली में गहराई तक स्थापित हो चुकी समस्याओं जैसे कि पुलिस का राजनीतिकरण, जवाबदेही तंत्र का अभाव और प्रणालीगत कमजोरियों का निराकरण करने के उद्देश्य से 7 निर्देश जारी किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन उल्लिखित समस्याओं के परिणाम स्वरूप पुलिस के प्रदर्शन में गिरावट आई है और आम नागरिकों के बीच पुलिस व्यवस्था के प्रति असंतोष व्याप्त है। अगली खबर पेपर 3 के ऊर्जा क्षेत्र से। भारत वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने के लिए तैयार है। इन्वेस्ट इंडिया और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी PHDCCI की पर्यावरण समिति ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2021 भारत के हाइड्रोजन इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत के भौगोलिक लाभ एवं क्षमताओं को रेखांकित किया गया। भारत ने हाइड्रोजन 212 का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत $2 प्रति किलोग्राम से कम होगी। ग्रीन हाइड्रोजन को किसी नवीकरणीय स्रोत जैसे कि सौर, फोटोवोल्टिक या पवन टरबाइन द्वारा उत्पादित विद्युत धारा का उपयोग करके या जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। हाइड्रोजन सर्वाधिक स्वच्छ ईंधनों में से एक है। इसका वायु में दहन करने पर उपोत्पाद के रूप में केवल जल उत्पन्न होता है और कोई कार्बन आधारित उत्सर्जन मुक्त नहीं होता है। इसके संभावित अनुप्रयोगों में परिवहन, स्थायी विद्युत जैसे बैकअप पावर यूनिट और वहनीय अनुप्रयोग जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मनोरंजक उपकरण आदि शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में इस संबंध में क्या क्या उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप का प्रवर्तन किया गया है। वर्ष 2020 में दिल्ली हाइड्रोजन युक्त CNG के साथ बसें संचालित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लेह में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस परियोजना आरंभ की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय जल विज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। हालांकि इस संबंध में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि उच्च उत्पादन लागत, भंडारण में कठिनाई, हाइड्रोजन की अत्यधिक ज्वलनशीलता और कम मांग की वजह से उत्पादन क्षमता के विकास में बाधा। आइए अब बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रकारों के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन ये जल, विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। टर्कोइश हाइड्रोजन ये
कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय मीथेन पायरोलिसिस यानी मीथेन के तापीय विखंडन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। इससे ठोस कार्बन का उत्पादन होता है। येलो हाइड्रोजन ये ग्रिड से प्राप्त विद्युत का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन ये धूसर या भूरे रंग का ऐसा हाइड्रोजन है जिसकी CO2 प्रच्छादित यानी सिक्वेस्ट्रेड और दोबारा से उपयोग करने योग्य हो। पिंक, पर्पल या रेड हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को इस श्रेणी में रखा जाता है। ब्लैक या ग्रे हाइड्रोजन ये स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का उपयोग करके प्राकृतिक गैस से निष्कर्षित हाइड्रोजन है। व्हाइट हाइड्रोजन ये औद्योगिक प्रक्रियाओं के उपोत्पाद के रूप में उत्पादित हाइड्रोजन है। ब्राउन हाइड्रोजन इसमें जीवाश्म ईंधन से निष्कर्षित हाइड्रोजन आमतौर पर गैसीकरण का उपयोग करके कोयले से निष्कर्षित की जाती है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। ALUAV के लिए परियोजना समझौता रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के अंतर्गत शामिल है। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तहत परियोजनाओं की 2 श्रेणियां हैं, जिसमें पहली श्रेणी उद्योग से उद्योग परियोजनाओं से संबंधित है, जिन्हें निर्यात लाइसेंस द्वारा सुगम बनाया गया है, और दूसरी श्रेणी में वो परियोजनाएं हैं जिन्हें परियोजना समझौते के माध्यम से अंतिम रूप प्रदान किया गया है। ALUAV के लिए PA अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन समझौते के तहत आरंभ की गई एक दूसरी श्रेणी की एक परियोजना है। इसे पहली बार जनवरी 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था और जनवरी 2015 में नवीनीकृत किया गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा संबंधों की बात करें तो वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। इसे वर्ष 2018 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 के दर्जे तक उन्नत कर दिया गया था। रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद आयोजित किया जाता है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 मूलभूत रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सैन्य सूचना के आदान प्रदान पर वर्ष 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA, वर्ष 2016 में एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LIMOA, दोनों सेनाओं के बीच अंतर संक्रियता और भारत को उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के विक्रय के लिए वर्ष 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अलावा उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भूस्थानिक मानचित्रों को साझा करने के लिए वर्ष 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट BECA हस्ताक्षरित किया गया। सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में संशोधन किया गया। सरकार ने प्रस्तावित मूल्य सीमा के लिए सूची के अंतर्गत 39 नई औषधियों को शामिल करने के लिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को संशोधित किया है। ये संशोधन व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली आवश्यक औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिए किया गया है। वर्तमान में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का वर्ष 2015 का संस्करण प्रचलन में है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 1996 से नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का प्रकाशन कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के तहत विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई संशोधित सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद मंत्रालय अंतिम सूची को अधिसूचित करता है और इसके बाद सूची को वहनीय औषधियों और स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति को भेजा जाता है। ये समिति ये आकलन करती है कि कौन सी औषधियों के लिए मूल्य के सीमा निर्धारण की जरूरत है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन अफोर्डेबल मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स मूल्य नियंत्रण के लिए औषधियों की अनुशंसा करने के लिए वर्ष 2019 में नीति आयोग के तहत गठित एक समिति है। इससे पहले NLEM के तहत सभी औषधियों के मूल्यों को सीमा निर्धारण के तहत रखा गया था। वर्तमान में समिति की अनुशंसाओं के आधार पर चयनित रूप से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA द्वारा किया जाता है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में सूचीबद्ध औषधियों और उपकरणों को NPPA द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचा जाना चाहिए, जबकि गैर अनुसूचित सूची में सूचीबद्ध औषधियों और उपकरणों के लिए अधिकतम 10% की वार्षिक मूल्य वृद्धि की अनुमति है। आइए अब आपको बताते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के बारे में। इसे अगस्त 1997 में औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। यह औषधियों के मूल्य निर्धारण और वहनीय कीमतों पर औषधियों की उपलब्धता और उन पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया एक स्वतंत्र विनियामक है।
अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। प्लास्टिक समझौते पर शुभारंभ करने वाला भारत प्रथम एशियाई देश होगा। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट यानी IPP को 16वें भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक संधारणीयता शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और CII के बीच सहयोग के रूप में लॉन्च किया गया है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी और सहयोगात्मक पहल है। ये व्यवसायों, सरकारों, शोधकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को एक मंच प्रदान करती है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट ने मौजूदा रैखिक प्लास्टिक प्रणाली को चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए समयबद्ध लक्ष्य आधारित प्रतिबद्धताएं निर्धारित की हैं। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को वैश्विक स्तर पर अन्य प्लास्टिक समझौतों से संबद्ध किया जाएगा। इसका उद्देश्य, लक्ष्य और महत्वाकांक्षा एलन मैकआर्थर फाउंडेशन की नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों के अनुरूप होना है। प्रथम प्लास्टिक पैक्ट वर्ष 2018 में यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया था। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भारत वार्षिक रूप से 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसमें से 40% एकत्र नहीं किया जाता है। वर्ष 2050 तक प्लास्टिक जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 56 गीगावाट से अधिक तक पहुंच सकता है, जो शेष कार्बन बजट का 10 से 13% है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य सरकारी पहलों की। पोत परिवहन और मत्स्य पालन से उत्पन्न होने वाले समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट की रोकथाम और उसे कम करने के लिए ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। भारत को वर्ष 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 विशिष्ट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हैं और प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 का आयोजन भी किया गया था। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पूर्वी आर्थिक मंच, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत और रूस के बीच प्रत्येक समय सुदृढ़ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया। वर्ष 2015 में स्थापित पूर्वी आर्थिक मंच व्लादिवोस्तोक, रूस में प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास की दिशा में कार्य करता है, साथ ही विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार में मदद करता है। वर्ष 2019 में भारत ने इसी मंच से अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति को आरंभ किया था। इस नीति में इस संसाधन समृद्ध क्षेत्र के विकास के लिए $1 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई थी। हंसा न्यू जनरेशन विमान। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलुरु द्वारा हाल ही में डिजाइन एवं विकसित हंसा न्यू जनरेशन विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी है। ऑल कंपोजिट हंसा NG को वर्ष 2000 में नागर विमानन निदेशालय द्वारा ज्वाइंट एविएशन रिक्वायरमेंट्स वेरी लाइट एयरक्राफ्ट यानी JAR VLA श्रेणी के तहत प्रमाणित किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए हंसा NG के प्रेक्षक ग्राहक के रूप में CSIR NAL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रय प्रबंधक सूचकांक। हाल ही में जारी किए गए PMI ने पिछले 18 महीनों में सेवा गतिविधियों में सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्षेप को प्रदर्शित किया है। PMI एक सर्वेक्षण आधारित माप है। इसमें प्रत्यार्थियों से एक महीने से पहले कुछ प्रमुख व्यावसायिक चरों के संबंध में उनकी मौजूदा धारणाओं में होने वाले परिवर्तन को लेकर प्रश्न किए जाते हैं। इसकी गणना विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जाती है और उसके बाद एक संयुक्त सूचकांक का निर्माण किया जाता है। PMI में 0 से 100 तक की संख्याएं होती हैं। 50 से ऊपर PMI विस्तार को प्रदर्शित करता है। 50 से नीचे PMI संकुचन को दर्शाता है और 50 पर स्थिरता को प्रदर्शित करता है। PMI आंकड़ों को जापानी संस्था निक्केई द्वारा प्रकाशित तथा मार्केट इकोनॉमिक्स द्वारा संकलित एवं निर्मित किया जाता है। शक्ति यानी स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, शक्ति स्कीम। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने शक्ति योजना के तहत विद्युत उत्पादन केंद्रों को एक की बजाय 3 अलग अलग नीलामी विंडो के माध्यम से ईंधन खरीदने की अनुमति प्रदान की है। इससे उत्पादकों को उनकी ईंधन खरीद और विद्युत की बिक्री की योजना के निर्माण के लिए लचीलापन प्राप्त होगा। शक्ति योजना वर्ष 2018 में उन तनावग्रस्त विद्युत इकाइयों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था जो कोयले की आपूर्ति के अभाव से ग्रसित थे। इस तरह ये विद्युत संयंत्रों को तनाव से बाहर निकालने में मदद करती है।
नई बायोमिथिनेशन प्रौद्योगिकियों का पहली बार प्रयोग। बायोमिथिनेशन एक जैविक प्रक्रिया है। इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों की सहायता से बायोगैस में बदला जाता है। इसका उपयोग बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। इसके तहत प्रस्तुत की गई नई प्रौद्योगिकियों की बात करें तो इसमें एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर, नैनो फिल्ट्रेशन सेटअप आदि शामिल हैं। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट की इस वर्ष की थीम द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन एट द क्रॉसरोड्स इन परस्यूट ऑफ अ बेटर फ्यूचर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में वैश्विक आबादी के केवल 47% लोगों को ही कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त है। कोविड महामारी ने उच्च और निम्न आय स्तर वाले देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा अंतराल को प्रकट किया है और उसे बढ़ा दिया है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त हैं। थार रेगिस्तान में डायनासोर प्रजातियों के पदचिन्ह मिले। राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान में 3 डायनासोर प्रजातियों के पदचिन्ह मिले हैं। प्रारंभिक जुरासिक काल से संबंधित ये तीनों प्रजातियां मांसाहारी थी। थार मरुस्थल विश्व की 18वीं सबसे बड़ी उपोष्णकटिबंधीय मरुभूमि है। साथ ही ये सबसे अधिक जनसंख्या वाली मरुभूमियों में से एक है, क्योंकि राजस्थान की 40% मानव आबादी थार रेगिस्तान में निवासित है। ये सतलज नदी तक विस्तारित है और विशाल कच्छ के रण, अरावली पर्वत और सिंधु नदी से घिरा हुआ है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जापान। हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक दल के नेतृत्व के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है, जिसका मतलब है कि वे प्रधानमंत्री पद का त्याग कर देंगे। जापान को निप्पॉन या उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। इसके तहत प्रमुख जल निकाय हैं जापान सागर, ओखोत्स्क सागर, पूर्वी चीन सागर आदि। इसके प्रमुख द्वीप समूहों में 4 मुख्य द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप और मुख्य आर्थिक केंद्र है। अगला है सीरिया। हाल ही में इजराइल ने सीरिया भूमि से सक्रिय ईरानी समर्थित विद्रोहियों से निपटने के लिए सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। इसके प्रमुख जल निकायों की बात करें तो सीरिया भूमध्य सागर की पूर्वी सीमा पर स्थित है। यूफ्रेटस या फरात सीरिया की एक प्रमुख नदी है जो कि तुर्की के पर्वतों से निकलती है, तथा बलिख और खाबर इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। सीरिया के सीमावर्ती देश हैं उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और इजराइल तथा लेबनान पश्चिम में। अगला है श्रीलंका। विदेशी मुद्रा भंडार संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत एडम्स ब्रिज या राम सेतु के जरिए श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका और भारत को अलग करता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख नदियां श्रीलंका की मध्य उच्च भूमि से अरीय प्रतिरूप में प्रवाहित होती है। इसकी अनूठी विशेषता ये है कि श्रीलंका से गुजरने वाले अक्षांश लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार तथा मालदीव द्वीप समूह से भी होकर गुजरते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।